सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल की महफूज पाकिस्तान ट्रांसमिशन जिसमें मैं सुमैया रिजवान, मेरे को एंकर अरबाब जहांगीर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और हम आज के इस लॉकडाउन में ना सिर्फ लॉकडाउन के बारे से बात करेंगे बल्कि आपके मसाइल और आपके जो खदशात हैं उनका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। अरबाब, जैसे कराची में 29 रोज़ हो चुके हैं आज लॉकडाउन को, शहरी परेशान भी हैं, कारोबार खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो लोग अपने दफातर पहुँचें कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और अब जाहिर है लोग परेशान भी होने लगे। गुज़िश्ता 2 रोज़ से सड़कों पर ट्रैफिक भी खासा ज़्यादा देखा गया है और खबरें ये भी आई हैं कि कराची में 151 कंपनीज को भी खोल दिया गया है, तो वहाँ के मुलाजमीन भी अब जाहिर है सड़कों पर सफ़र करते दिखाई देंगे। अब शहरी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में भी पुलिस की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कराची में डबल सवारी की भी खिलाफ वर्जी पर चालान हुए हैं। लाहौर में भी सूरत हाल ये है कि 2000 से ज़ायद FIR इस सिलसिले में दर्ज हो चुकी हैं। तो तमाम ही शहरों में इस तरह के मनाजिर देखने में आ रहे हैं, इस तरह के केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं। सुमैया जी हाँ, बिल्कुल अरबाब। और कराची की अगर बात करें तो यहाँ पर तो जो डबल सवारी की पाबंदी है उस पर तो खासा एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि अब तो खवातीन भी जो हैं वो बाइक पर मर्द हज़रात का सफ़र नहीं कर सकती हैं और सहाफ़ी और पुलिस एहलकार भी इस पाबंदी से इस्तिस्ना। सलाउद्दीन से जानेंगे सूरत हाल क्या है। कई लोग इस हवाले से शिकायत करते नजर आए हैं, क्या लोग पाबंदी करें या नहीं, बताइएगा क्या सूरत हाल है। जी, सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे भर में लॉकडाउन जारी है और जो है डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद की गई है। इस सिलसिले में जो है मैं एक नाके पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो भी पुलिस एहलकार जो मौजूद हैं वो जो भी डबल सवारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसको रोक रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, बाज़ के चलान भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो डबल सवारी है उसके हवाले से शहरियों की जानिब से बिल्कुल ताउन नहीं किया जा रहा और शहरी जो हैं वो डबल सवारी पर निकल रहे हैं। शहरियों की जानिब से, पुलिस की जानिब से उन्हें बार बार समझाया भी जाता है, चलान भी किए जाते हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस की जो आलमी वबा है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसलिए जो है हुकूमत की जानिब से बहुत से इक़दाम किए गए ताकि जो है शहरियों को इस वबा से बचाया जाए। इस सिलसिले में डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई ताकि बाइक पर जो है 2 अफराद पर भी पाबंदी है, ख़वातीन पर भी पाबंदी है, बच्चों पर भी पाबंदी है ताकि वो ना बैठ सकें। बहुत शुक्रिया। कराची की सूरत हाल से सलाउद्दीन आगाह कर रहे थे, जहां सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक रमा दमा है और डबल सवारी की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। अब लाहौर और इस्लामाबाद की भी सूरत हाल जानेंगे। गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि बाबर डोगर साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, अब वफाकी दारुल हुकूमत में सूरत हाल क्या है? वहाँ भी हमने सुबह देखा था कि बहुत ज़्यादा सड़कों पर रश दिखाई दे रहा है, लोग इस लॉकडाउन की पाबंदी नहीं कर रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें नरमी भी होती जा रही है। आपकी तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन ज़रा लाहौर की भी सूरत हाल जान लेते हैं। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, दफ़ा 144 भी नाफिज है, फिर भी इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, अब आगे सूरत हाल क्या बनेगी? देखिए, सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो समझ लें कि पंजाब में पार्शल लॉकडाउन है। पार्शल लॉकडाउन का मतलब ये है कि पुलिस वालों को ये हदायत की गई हैं कि उन्होंने किसी का चालान नहीं करना, किसी को बंद नहीं करना, बल्कि लोगों को प्यार से समझाना है। तो पुलिस जो है वो लोगों को प्यार से समझा रही है। अभी भी आप देखें बाहर सड़कों पर रश है, डबल सवारी की वायलेशन आम की जा रही है। पुलिस जो है वो बेबस है। पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को रोकते तो ज़रूर हैं, समझाते भी हैं, कई दफ़ा मोटरसाइकिलों को वापस भी भेज देते हैं, लेकिन चालान नहीं कर सकते, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल बंद नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जब कि सख्ती ना हो, पार्शियल किस्म का लॉकडाउन हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग प्यार से मान जाएंगे, लोग प्यार से डबल सवारी छोड़ देंगे? तो यही वजह है कि वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन डोगर साहब, वायलेशन तो ज़ाहिर हो रही है, कई कारोबार भी पंजाब में खुल चुका है। अब अगर लोगों को दफातर जाना है, अपने कारोबार पर जाना है, तो वो कैसे जाएंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली हुई नहीं है, फिर ज़ाहिर डबल सवारी पर भी पाबंदी है, तो लोगों की भी तो मुश्किलात हैं। जो खुल चुके हैं, फूड आइटम की सारी दुकानें खुल चुकी हैं, वर्कशॉप खुल चुकी हैं, मेडिसिन जिसने लेने जाना है वो उन्होंने डबल सवारी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फूड घरों से बाहर निकल रहे हैं। मसला ये है कि जब आपने लॉकडाउन किया तो इसका मतलब ये है, और डबल सवारी पे पाबंदी लगाई तो उसका मतलब ये है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको अख्तियार करें। एक तरफ आप 144 भी लगाई हुई है,
है आपने मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी भी लगाई हुई है और दूसरी तरफ सख्ती भी नहीं हो रही, तो फिर इसको उठा दें, फिर इसको ओपन कर दें कि ठीक है कि लोग डबल सवारी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फिर कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आपने कवानीन बनाए हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना है तो फिर आपको सख्ती करनी पड़ेगी। लॉकडाउन अगर आपने लगाया है तो उसकी सख्ती करनी पड़ेगी। यही वजह है कि लाहौर में आप देखें कि केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं कोरोना वायरस के। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पर लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमज़ोर है। गवर्नमेंट खुद नहीं चाह रही कि इस पर सख्ती करे, गवर्नमेंट खुद नहीं चाह रही कि उसकी कंसिडरेशन ये भी है कि लोग बेरोज़गार भी हैं, यहाँ पर लेबरर भी हैं, डेली वेजेस भी हैं, ऐसे लोग जिनके पास पब्लिक सवारी बंद है, जिनके पास सवारी नहीं है, तो उनका क्या किया जाए। एक तरफ आप ये भी सोच रहे हैं, दूसरी तरफ आपने 144 भी लगाई है, डबलिंग पे पाबंदी भी लगाई है। अब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकेंगी। तो बहरहाल गवर्नमेंट कोशिश कर रही कि इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चले। लोगों को कानून उसकी तो बना दिया, लेकिन लोगों को ये वो गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करी कि लोग खुद उसके डर से बाहर ना आए। कंफ्यूजन दिखाई दे रही है आपके पास। जरा वापस भी आते हैं, गुलाम मुर्तज़ा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। गुलाम मुर्तज़ा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने का ऐलान वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया। आप सीमेंट सरिये की दुकानें भी खोलेंगी, वहाँ पर लोग भी जाएंगे, ख़रीदारी भी करेंगे। तो वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त सूरत हाल क्या है? वो जो लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी की बात की जा रही थी, वो अमली तौर पर आपको दिखाई भी दे रही है? जी बिल्कुल, हमें जो इस वक्त तक सूरत हाल नज़र आ रही है गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से, वो तकरीबन आप उसको कह सकते हैं कि लॉकडाउन आलमोस्ट 90% ओवर हो गया है यहाँ पे इस्लामाबाद में, सिवाय चंद मार्केटों के। बाकी तमाम आपको मार्केट्स में जो मेन आइटम्स, यूटिलिटी आइटम्स हैं, उनकी शॉप्स जो हैं वो खुली मिल रही हैं। आपको सुबह दफातर जाने वाले शाहराहों पे उसी तरह से रश मिल रहा है जिस तरह पहले हुआ करता था। दोपहर में भी लोगों का आना जाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नॉर्मल रूटीन के दिनों में हुआ करता है। और फिर शाम के वक्त जब ख़त्म होती है हाज़िरी ऑफिस में, और उसके बाद भी हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे बिल्कुल शाहराएँ इसी तरह से भरी हुई मिलती हैं। तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि जब ये थोड़ा सा नरम लॉकडाउन करने की बात की गई थी, कुछ उसका असर हुआ है लोगों पे। और दूसरी बात, जो उलमा कराम के साथ मीटिंग के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया था कि मसाजिद को इस तरह से खोला जा सकता है, और वो भी एक किस्म का काफ़ी हद तक एक रिलीफ टाइप सूरत हाल थी जो लोगों ने समझा। और उसके मुताबिक अब हम ये देख रहे हैं कि मसाजिद में भी लोग जा रहे हैं, नमाज भी वहाँ पे हो रही है, गोया कुछ फासले से हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये सूरत हाल, अब प्राइवेट ऑफिस भी कुछ खुलने शुरू हो गए हैं। बिलू एरिया जो हमारे यहाँ काफ़ी मशहूर जगह है और वहाँ पे तमाम तजारती सरगर्मियाँ होती हैं, वहाँ तजारती सरगर्मियाँ कुछ जगहों पे उसका इत्तलाक हो गया है। वहाँ पे लोगों ने सेंटर्स जो हैं कुछ खोल दिए हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर सेंटर्स वो हैं जो नोटिफिकेशन में लिखा गया था। कुछ जगहों पे दही दूध की दुकानें भी खुली हुई हैं, वो तो पहले भी उसी तरह से खुली थी। लेकिन साथ साथ हमें ये भी इत्तलात मिल रही हैं कि आपरा मार्केट है या दीगर जो बड़ी मार्केटें हैं, वहाँ पे पुलिस के साथ मिली भगत के साथ कुछ ऐसे शॉप्स भी खुलने की इत्तलात हैं, और जो पुलिस कहती है कि आप शटर डाउन करके अंदर से कारोबार शुरू कर लें। बिल्कुल ऐसा भी हो रहा है कि पुलिस के साथ मिली भगत करके कुछ कारोबार खोला भी जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, डबल सवारी जो है उस पर पाबंदी है। कराची की अगर बात करें तो वहाँ पर डबल सवारी पाबंदी को अब शहरी हल्का लेने लगे हैं। कोरंगी के शहरी की सामान समेत ट्रिपल सवारी की वीडियो नाजरीन मंजर आम पर आ गई है। शहरी ने सामान ज़्यादा होने पर भाई को हेडलाइट पर बिठा दिया है और राशन की शहरी ने छोटे भाई की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसका ये कहना था कि इल्म नहीं था कि इतना राशन मिल जाएगा, बाइक पर जगह कम पड़ गई, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को हेडलाइट पर बिठा दिया। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी के ये मनाजिर हैं जहाँ ये शहरी राशन लेने आया था अपने भाई के साथ, और डबल सवारी पर पहले ही पाबंदी है, इसके बावजूद ये अपने भाई के साथ आ गया। फिर राशन मिला, राशन इतना ज़्यादा था कि बाइक पर जगह नहीं रही, तो भाई को हेडलाइट पर बिठाना पड़ा और फिर पुलिस ने इनको रोका। अब पुलिस वाले से इनकी क्या गुफ्तगू हुई, पुलिस वाले ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आवाम की हालात इस टाइम पर, ये अपने बच्चे को मौत का मंजर में बिठाते हुए जो ना ये गाड़ी का नंबर देख लें,
और ये राशन बीच में रख के और हेडलाइट के ऊपर अपने बच्चे को मौत के मंजर में ले जाते हुए लेके जा रहे हैं। तो हमारे को पता नहीं था ना। क्या पता नहीं था? सामान इतना मिल जाएगा, काम सामान ज़्यादा मिल गया। काम करती कितने बंदों का? मांग के नहीं लाए, काम करती है। अब ये बच्चा का कहीं गिर जाए मर जाए। ये जिस लाइट पे बैठा है ये इसका वजन उठा सकती है लाइट, अगर ये लाइट टूट गई। कराची के इलाके कोरंगी के मनाजिर थे जहां पर पुलिस वालों ने डबल सवारी पर रोका लोगों को, लेकिन लोग अभी भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, अब जाहिर है जब लॉकडाउन लगाया गया था 1 महीने पहले, उस वक्त मुल्क में केसेस की तादाद चंद सौ थी। इस लॉकडाउन का मकसद था कि इस वबा पर काबू पाया जाए, कंट्रोल किया जाए। अब जब इस लॉकडाउन में 1 महीने बाद नरमी की जा रही है तो ये तादाद 10,000 को छूने जा रही है। तो ये लॉकडाउन के मकासद हासिल हो सके हैं हुकूमत को? अरबाब 1 महीना हो गया है लॉकडाउन को, लोग घरों में बैठे हुए हैं, कारोबार बंद है, दफातर बंद हैं। अब बेतहाशा ऐसे स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन हैं, छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेसमैन हैं जिनका घरों में बैठना और घरों में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। लाहौर में जो ताजर बरादरी है वो बार बार गवर्नमेंट से अपील कर रही है कि उनको कारोबार और दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। आज लाहौर के ट्रेडर जो थे वो हाई कोर्ट भी गए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त जो थी रिजेक्ट कर दी। तो लोग अब घरों में बैठ के तंग आ गए हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। और ये भी है कि जिस तरह से मुर्तज़ा साहब ने कहा कि पुलिस से मिली भगत करके दुकानों के शटर जो हैं हाफ शटर डाउन करके लोग अपना बिजनेस जो है उसकी वो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो चला रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जब लोग ज़बरदस्ती घरों से बाहर निकल के दुकानें खोल रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, तो उस सूरत में जो वॉयलेशन है तो वो तो होगी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद है, तो उस पर यही है कि लोग मोटरसाइकिलों पर बैठ रहे हैं। गवर्नमेंट की मैंने आपको पहले बता दिया कि पार्शल किस्म का लॉकडाउन है, सख्ती नहीं है। गवर्नमेंट जो पुलिस है उसको सख्ती से ये हदायत है कि आपने किसी को बंद नहीं करना, किसी का चालान नहीं करना। तो ऐसी सूरत में वो प्यार से समझा सकते हैं या वापस भेज सकते हैं। लोग फिर मुतबादल रास्तों से जो है वो अपनी दुकानों तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है, अब 1 महीने के बाद मेरा ख्याल है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लोगों का गुजर बसर करना मुश्किल हो चुका है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे एक ओपन पॉलिसी दे, या तो उनको ट्रेडर्स को अलाउ कर दे कि वो ये मैयज़ को इस्तेमाल करें, इन लिमिट्स के अंदर रहते हुए अपनी कारोबारी एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखें, गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है या तो वो इंडस्ट्रियलिस्टों को दी है या फिर वो डेली वेजेस को दी है। बेतहाशा छोटे कारोबारी लोग ऐसे हैं जिनके पास डोगर साहब, पंजाब के लोग तो ये भी शिकायत करते नजर आए कि समझ में, आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आता कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है। कारोबार एक तरफ खोलने की परमिशन दी है, दूसरी जानिब उसी कारोबार से मुंसलिक जो दुकानें हैं, जो सामान जहां से लेना है वो तमाम तर दुकानें बंद हैं। तो लोगों को समझ नहीं आता कि अपना कारोबार शुरू करें तो कैसे शुरू करें, जब सामान ही नहीं होगा तो कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा। अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात करें तो उससे मुंसलिक तो दुकानें खुली ही नहीं है अब तक, तो लोग कैसे काम करेंगे? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। समैया, बिल्कुल आपने सही बात की। अगर उन्होंने टेलर्स को कहा काम करें तो कपड़े की दुकानें बंद हैं। अगर उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है तो उस पर सैनिटरी की दुकानें बंद हैं। बेतहाशा रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वो खोले नहीं गए और आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी। बेतहाशा छोटे छोटे बिजनेसेस तो स्टार्ट करवा दिए हैं, लेकिन लोगों को रॉ मटीरियल अवेलेबल नहीं है कि वो कहाँ से खरीदें, किस तरह से ये मुमकिन बनाएं। तो वो जो पार्शियल किस्म का लॉकडाउन जो था और ये जो इजाज़त दी गई है वो भी अब देख रहे हैं कि उसमें भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। अब जब कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट होगा और वो उन्होंने ऑर्डर देने, उन्होंने सीमेंट खरीदना है, बजरी खरीदनी है, ईंटें खरीदनी है, सैनिटरी का खरीदना है, तो अब वो दूसरे जो बिजनेसेस हैं वो चोरी छुपे ऑर्डर्स ले रहे हैं और ऑर्डर्स को पूरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने आंखें बंद की हुई हैं, सख्ती नहीं की जा रही, लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो पंजाब में स्टार्ट हो चुके हैं। लोग बिजनेस कर रहे हैं, सड़कों पे रश बहुत ज्यादा है। लोग आप सड़कों पे आएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि लाइफ जो है जो रूटीन में आ चुकी है। लोग अपने कारोबार कर रहे हैं, छुप के जो है वो कारोबार किए जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है
वो इस पर सख्ती भी नहीं कर रही और बिजनेस को ओपन भी नहीं कर रही। दो गवर्नमेंट की असल में डुअल पॉलिसी है, वो ये चाहती है कि लोग चुप करके खामोशी से बिजनेस करते जाएं, लेकिन हम ये शो करें कि हमने लॉकडाउन किया हुआ है, हम ये शो करें कि हम सख्ती कर रहे हैं, हमने बिजनेस को अलाउ नहीं किया, लेकिन बिजनेस जो है वो हो रहा है। ठीक है, बिजनेस सुधार। और अब सिंध गुलाम मुर्तज़ा, जिस तरह सिंध हुकूमत ने ताजिरों से मुलाकात की, एक मैकेनिज्म तय किया कि हफ्ते में 2 दिन मोबाइल मार्केट्स खोली जाएं, ऑटो इंडस्ट्री खोली जाए, कपड़े की मार्केट्स खोली जाएं, क्या वफाकी हुकूमत भी इन पॉइंट्स पर इस वक्त गौर कर रही है कि इस तरह से एक मैकेनिज्म बनाकर मरहलावार मार्केट्स को ओपन किया जाए? जी, जिस तरह से वहाँ पे मैकेनिज़्म बनाया गया है वो सिर्फ इसलिए मैकेनिज़्म बना क्योंकि वहाँ लॉकडाउन सख्त था और वहाँ पे ये अशिया जितनी भी हैं इनकी दुकानें खुली नहीं थी। इस वजह से वहाँ ताजरों ने मुलाकातें की और लॉकडाउन के हवाले से उन्हें बात की और टाइम फ्रेम तय किया गया। इस्लामाबाद में जो जिस तरह की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वर्क फ्राम होम चल रही हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो खुली हुई हैं। तो इस एतबार से लोगों को वो तंगी यहाँ पे नहीं है जिस तरह की तंगी कराची में ताजर बरादरी को हो रही है। यहाँ मैं आपकी तवज्जो एक और बड़ा अहम इशू है इसी तवज्जो से मैं आपको मबजूल करवाना चाहूँगा कि जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं बहुत ज़्यादा प्राइवेट भी हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, ओपीडीज़ बंद हैं वहाँ पे सुनिया, और ओपीडीज़ बंद होने की वजह से इस हद तक परेशानी का लोगों को सामना है कि जो नॉर्मल आप अगर पिम्स की ओपीडी देखें तो तकरीबन 5 से 10 हज़ार लोग रोज़ाना उसको विज़िट करते थे। इसी तरह से जो ओपीडीज़ हैं पोली क्लिनिक की उसको भी 5 से 7 हज़ार लोग रोजाना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुर्तज़ा, इस पर हम बात करेंगे। ओपीडीज बंद है और इतनी बड़ी तादाद है जो लोग बीमार हैं वो कहाँ अपना इलाज करवाएं, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। खैर इस पर बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। फैसल ईदी का टेस्ट मुस्बत आने के बाद वज़ीर आज़म से बात करूँगा, ये कहना था फैसल सुल्तान का। खदशे के पेश नज़र वज़ीर आज़म को टेस्ट की राय दूंगा। शहबाज अहमद से मज़ीद जान लेते हैं। शहबाज बताइएगा डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मजीद क्या कहा? देखिए, डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि कोरोना के फोकल पर्सन भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ाती मौलिक भी हैं और शौकत खान हॉस्पिटल में होते हैं, तो उनसे हमारी भी बात हुई है डॉक्टर ये फैसल ईदी का कोरोना मुस्बत आने पर। तो उन्होंने कहा है कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त कैबिनेट इजलास में मसरूफ हैं और 2 से 3 घंटे कैबिनेट इजलास चलेगा, तो उसके बाद एक मीटिंग है 5 बजे के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकात होगी। इसमें उन्होंने कहा है कि फैसल ईदी का टेस्ट मुस्बत आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे और क्योंकि इस वक्त हालात और खर्चे को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म को टेस्ट के बारे में राय भी देंगे और मुमकिन तौर पर ये भी कहा जा सकता है वज़ीर-ए-आज़म खुद को क्वारंटाइन कर लें। तो फैसल सुल्तान ने ये भी कहा था कि इस वक्त वो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक उनका वज़ीर-ए-आज़म से इस मामले को रब्ता नहीं हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है जो कि 15 अप्रैल को जो फैसल ईदी की मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चेक वज़ीर-ए-आज़म को दिया था। तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बड़ी अहम शख्सियात से मुलाकातें भी हुई हैं। तो ये अब कैबिनेट इजलास के बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान की मुलाकात होगी, वज़ीर-ए-आज़म में फैसला किया जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म का टेस्ट करवाना है नहीं और जिन जिन शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं उनको क्वारंटाइन करना है नहीं, तो इसका फैसला कैबिनेट इजलास के बाद होगा। बिल्कुल सही। शहबाज अहमद, बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। और इस आम खबर से पहले गुलाम मुर्तज़ा ने बड़ी अहम नुक्ते की जानिब निशानदेही की कि अस्पतालों की ओपीडीज़ बंद हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो। हमारी ट्रांसमिशन का अगला मौजू भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ गए लेकिन उन पर अमल नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद भी मुल्क भर में अभी इस सूरत हाल है कि सरकारी अस्पतालों में भी ओपीडीज़ बंद हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी सूरत हाल कुछ ऐसी दिखाई देती है। सुमैया, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में भी ओपीडीज़ मुकम्मल तौर पर ही तकरीबन बंद है और वहाँ लोग इंतहाई मुश्किलात का बहुत मुश्किल सूरत हाल है अरबाब। और ज़ाहिर लोग क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने आवाम की मुश्किलात को देखते हुए अस्पतालों को फौरी तौर पर ओपीडीज़ खोलने और आवाम को सहूलियात की फराहमी की हिदायत की थी। इस पर एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, आइए पहले वो देखते हैं फिर डिस्कशन का आगाज करेंगे। रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह की मुश्किलात का इस वक्त लोगों को सामना है। कराची की जो ओपीडीज़ हैं वो भी बंद हैं। लाहौर और पेशावर की सूरत हाल जान लेते हैं। सुधीर चौधरी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जबकि पेशावर से आसिफ शकूर हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों शहरों के अस्पतालों में सूरत हाल क्या है जानते हैं। सुधीर, बताइएगा लाहौर के जो बड़े अस्पताल हैं, जिना सर्विसेज और दीगर अस्पतालों में क्या इस वक्त सूरत हाल है? ओपीडीज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं, लोगों का इलाज यहाँ पर नहीं हो रहा?
जी बिल्कुल, सर्विसेज हॉस्पिटल के आगे मैं खड़ा हूँ। यहाँ सिर्फ इमरजेंसी खुली है और ओपीडीज़ बंद हैं। यहाँ पे जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ सर्विसेज में 2200 से 2400 मरीज़ आते हैं। मेयो अस्पताल में 2400 से 2600 मरीज़ आते हैं। गंगाराम में 2500 से 2900 मरीज़ डेली ओपीडीज़ में आते थे जिनका इलाज नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ इमरजेंसी में मामूली चीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं। अगर किसी की हड्डी टूटी इमरजेंसी में आए, एक्सीडेंट हुआ है, उसको देखते हैं। अदरवाइज़ किसी पेशेंट को यहाँ इंटरटेन नहीं किया जाता। सारी तवज्जो कोरोना पे है और कोरोना के पेशेंट इतने नहीं है जितने वहाँ पे डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ है। यहाँ पे लोगों की कसीर तादाद जो है अपने बच्चों को, बूढ़ों को, अपने वालिदैन को यहाँ पर लेकर रुल रही है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये हुकूमत की बदहवासी है कि उन्होंने कोरोना सेंटर तो बना दिए, लेकिन जो ओपीडीज़ में डेली बुनियादों पर मरीज़ आते थे उनके लिए कोई सहूलत नहीं रखी, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। ठीक है, वाकई शहरी बड़ी परेशान हैं कि क्या करें। जो बीमार हैं, अगर ओपीडीज़ नहीं खुली तो इलाज कहाँ कराएं। पेशावर की सूरत हाल जानेंगे और लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में आसिफ शकूर मौजूद हैं। आसिफ, ये बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर ओपीडीज़ बंद हैं, लोग कितने परेशान हैं, जो बीमार हैं वो फिर क्या कर रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र? सुमैया, असल में प्रॉब्लम ये हुआ है कि सूबाई हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से कोई हिकमत अमली जो है वो वज़ा नहीं की गई है कि अगर कोरोना के पेशेंट्स ने आना है तो जो बाकी मरीज़ हैं उनका क्या करना है। इसी वजह से बस एक ऑर्डर जारी हुआ है कि ओपीडीज़ जो है उसको बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो आम शहरी हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। सूबे का सबसे बड़ा हस्पताल है ये LRH, जहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर 100 से 150 ऑपरेशंस आम दिनों में हुआ करते थे, लेकिन अब उसकी रेंज काफ़ी कम हो चुकी है। इसके अलावा जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो भी बंद है। अभी कुछ मरीजों से मेरा बराह रास्त रब्ता हुआ तो उनको डॉक्टर्स ने यही कहा कि जब हालात अच्छे हो जाएं तो फिर आप आ जाइएगा। एक खातून थी जिनके गुर्दों में जो है पत्थर थे और उनको ये कहकर रुखसत कर दिया गया कि हालात बहुत ख़राब हैं और स्टंट लगा हुआ है आपकी किडनीज़ में, अभी हम आपका ऑपरेट नहीं कर सकते, हालात ठीक हो जाएं तो फिर आप आ जाइएगा। उस पेशेंट का ये कहना था कि इन 2-3 महीने तो लग जाएंगे इस कोरोना में, और अगर इन 2-3 महीनों में मेरी वालिदा को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। हमारे साथ तर्जुमान भी मौजूद है LRH के, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या वजह है, क्यों आप लोग ओपीडी में मरीजों को? देखें, लेडी रीडिंग अस्पताल सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा आधा अस्पताल जो है वो कोरोना अफेक्टेड है, मतलब उसमें हमारे पास अभी भी 20 पेशेंट्स जो क्रिटिकल हालत में हैं वो एडमिट है। तो मीनवाइल जो ओपीडी के पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने टेली ओपीडी स्टार्ट की है। सैकड़ों की तादाद में पेशेंट्स जो रोज़ाना कॉल्स करते हैं, जिसमें बच्चों के भी डॉक्टर्स बैठे हैं, मेडिकल के भी हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के भी हैं, गायनी हमारी इमरजेंसी फुली तौर पे है। जो ज़रूरी ऑपरेशंस हैं जो इमरजेंसी के हैं वो 24 आवर्स हम करते हैं। लेकिन जो ओपीडी के पेशेंट्स हैं डेफिनेटली थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कोरोना का इशू चल रहा है ऑलरेडी। जिस तरह मैंने आपको कहा पेशावर में हालात अभी ख़राब हैं और भी मज़ीद ख़राब होंगे, और हमारे पास अभी बहुत सारे पेशेंट्स जो है ना। टेली मेडिसिन पे आप कितने मरीजों को देख रहे हैं? देखिए, टेली मेडिसिन में रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में, कल हमने तकरीबन 312 पेशेंट्स जो है पूरे KP से लोगों ने कॉल्स की थी। इसका मतलब ये है कि हम 300 से ज़्यादा फैमिलीज़ को हमने डोर स्टेप पे जो है वो OPD की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। सुमैया, तर्जुमान का ये कहना है LRH के तर्जुमान का कि टेली मेडिसिन के थ्रू जो है हम रिलीफ दे रहे हैं। जो लोग अस्पताल जिनको आने की ज़रूरत नहीं है तो वो घर पे बैठ के अपना रिलीफ जो है ले सकते हैं, और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो बहाल है। लेकिन लोगों का जो है वो शिकायत जो है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमें गेट के बाहर से ही रुखसत कर दिया जाता है, OPD जो है उस तरह ऑपरेशनल नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। कोरोना को लेके जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो इसलिए भी डरता है कि बहुत ज़्यादा रश होता है इस हॉस्पिटल में। 4 से 5 हज़ार पेशेंट जो है डेली आता है, तो ये लोग इस वजह, बड़ा हॉस्पिटल है, 4 से 5 हज़ार हैं और ज़ाहिर परेशान भी हैं लोग। बहुत शुक्रिया आसिफ शकूर पेशावर से और सुधीर चौधरी लाहौर से हमें आगाह कर रहे थे। ज़ाहिर OPDs बंद हैं, अब लोग ये परेशान हैं कि हम किस तरीके से इलाज कराएंगे। कोई दिल का मरीज़ है, किसी का डायलिसिस होना है, या कोई और जो मरीज़ हैं जिनको मुख्तलिफ इमराज हैं वो कहाँ जाएँ और कहाँ अपना इलाज करवाएँ, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल अरबाब, अब इस पर हुकूमत को चाहिए कि कोई वाज़ेह पॉलिसी अब ले आए, क्योंकि 1 महीना हो गया लॉकडाउन को, अब लोगों की समझ से बाहर हो गई ये सूरत हाल। और पिम्स के तर्जुमान डॉक्टर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जान लेते हैं कि ज़ाहिर पिम्स हॉस्पिटल वफाकी दारुल उलूमत का एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। वसीम साहब, आपको वेलकम करेंगे अपनी ट्रांसमिशन में, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। इस वक्त क्या सूरत हाल है पिम्स में? OPDs क्या मुकम्मल तौर पर बंद हैं? जो भी लोग आ रहे हैं उनमें से किसी को नहीं देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आवाम को कि हमारे पास रोजाना 10,000 के करीब पेशेंट आते हैं OPD में, ठीक है।
और उसमें शुक्र है ये अल्लाह का कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, कोई डर खौफ की वजह से आ जाते हैं, कोई हो जाता है कि छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उस चक्कर में ज्यादा आते हैं। और इसका मैं सबूत ये दूंगा कि रमजान शरीफ में 10,000 की जगह सिर्फ 1 या 2,000 सिर्फ पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, तो इसलिए ये शुक्र लगा ज्यादा लोग तंग नहीं होते, छोटी मोटी बातों पे आ जाते हैं। दूसरी बात, अभी हमने जो है ओपीडी में प्रॉपर हम पूरी तैयारी वहाँ पे कर रहे हैं, एसी वैसी और सारा कुछ जो भी है वहाँ पे जो जगह कर रहे हैं ताकि खुदा ना खासा कोई पेशेंट ऐसे आए किसी और बीमारी से आए लेकिन उसमें कोरोना की वजह से किसी और में बीमारी शिफ्ट ना हो, टेंडेंट्स में शिफ्ट ना हो, कोई और दूसरे लोग आए हैं उनमें शिफ्ट ना हो, डॉक्टर्स में शिफ्ट ना हो, वो भी हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि इमरजेंसी हमारी 24 घंटे खुली है। इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं 90% जो है वो ओपीडी के पेशेंट्स होते हैं, रियल इमरजेंसी के बहुत कम होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये आपने कहा 10,000 लोग आते हैं ओपीडी में, तो क्या ओपीडी आपकी खुली हुई है अभी? ये ओपीडी नहीं खुली हुई, मैं बता रहा हूँ रूटीन में इतने आते हैं रूटीन और जब रूटीन में इतने आते हैं और लेकिन शुगर लगा सीरियस में नहीं होते हैं। इमरजेंसी में अभी हमने ओपीडी भी खोली, ओपीडी बेस पे 90% से ज्यादा लोग जो अभी इमरजेंसी में आ रहे हैं हमारी खुली होती 24 घंटे वो ओपीडी के टाइप के पेशेंट होते हैं, किसी सर में दर्द है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को गुर्दों में दर्द है, कोई सीने में दर्द है, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी जो कार्डिक की भी खुली है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ की भी खुली है, बन की भी खुली हुई है, जनरल जो इमरजेंसी वो भी खुली हुई है। इसमें हर तरह के पेशेंट में इस वक्त कोरोना के कितने पेशेंट्स हैं और उनके इलाज के लिए कितने डॉक्टर्स इस वक्त वहां पर तैनात हैं, क्या तादाद है? यहाँ पे हमारे पूरी मेडिकल यूनिट जो है पूरा उनके मौजूद है वहाँ पे और रोजाना 4 से 5 डॉक्टर वहाँ मौजूद होते हैं, सिस्टर नर्सेज एक टाइम में, और तकरीबन 17 के करीब दाखिल हैं और 3 जो है पेशेंट वो सीरियस है और डेली जो है कोई ना कोई पेशेंट आते रहते हैं जिनको एग्जामिन करते हैं, उसके बाद फाइनल जिनको जरूरत पड़ती है। आपको लगता है कि 17 पेशेंट्स के लिए आप लोग 10,000 पेशेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर आने वाले हैं, वो जाहिर वो रिपीटेडली नहीं आते, रोज नए 10,000 लोग आते हैं? की वजह से नहीं कर रहे, इस वजह से कर रहे हैं कि खुदा ना खासा 10,000 बंदे उसमें कोरोना में शिफ्ट ना हो जाए, वो है प्रिवेंशन। तो डॉक्टर साहब अभी आपने स्ट्रेटेजी का कहा कि स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और कितना टाइम लगेगा बनाने में? हाँ ये देखो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, अभी तो कोई मसला नहीं है, देखिए अभी तो लोग ट्रांसपोर्ट का मसला है, आगे पीछे आना है, लोग डर खौफ है और गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आपने घर में रहना, निकलना नहीं है, ठीक है। तो जिनको निकलने की जरूरत होती है वो भी नहीं निकल सकते बाहर। यहाँ तो मेट्रो पहले चल रही थी उसमें उसकी वजह से हमारे पास मरीज ज्यादा आते थे, अदरवाइज मरीज ज्यादा आते ही नहीं है। तो दूसरी बात ये और किसी की डेथ इस वजह से नहीं हो रही कि ओपीडी में नहीं आ रहे, और जिनको तकलीफ होती है ज्यादा, कोई भी इमरजेंसी होती है, डायलिसिस की जरूरत है, इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत है, कार्डिक का मसला है, वो उसके लिए 24 घंटे हमारा वो डिपार्टमेंट। तो डॉक्टर साहब ये जो डॉक्टर्स जाहिर जो मरीज आ रहे हैं, आपने कहा इमरजेंसी में 90% आते हैं, तो आप लेते कैसे, उनका इलाज कैसे करते हैं, हिफाजती इंतजाम डॉक्टर्स के क्या होते हैं? जी बिल्कुल, वो तो प्रॉपर उन्होंने मास्क वगैरह पहना हुआ है, प्रॉपर अपने यूनिफॉर्म पहना होता है जिससे प्रिवेंशन हो, ताकि खुदा ना खासा कोई कार्डिक का मरीज आ रहा है, कोई दिल का मरीज आ रहा है और कोई दिमाग का आ रहा है, कोई और जिगर का आ रहा है, तो उसमें खुदा ना खासा कोई हिस्ट्री तो नहीं है कि किसी कोरोना के साथ इन टच हुआ है, या वैसी जगह पे है जहाँ पे कोरोना था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको देख रहे हैं। दाखिले की जरूरत है, दाखिल भी हो रहा है, ऑपरेशन इमरजेंसी की जरूरत है, इमरजेंसी ऑपरेशन वो भी हो रहा है, और उसका कोई भी कार्डिक कोई ऑपरेशन करना है, जो भी करना वो भी हो रहा है। एज सच कोई आप कह लीजिए कि ना देखने से वसीम साहब जो रूटीन के ऑपरेशन और सर्जरीज होती हैं कितने % इसमें कमी आई है? नॉर्मली आप लोग नॉर्मल डेज में कितने कर रहे होते हैं और अभी जब लॉकडाउन की सिचुएशन है तो अभी कितने कर रहे हैं? जी हाँ, नॉर्मल मुख्तलिफ होते हैं, कोई हार्ट के तो कोई रूटीन के लिए जब भी टाइम देते कर देते हैं। रोजाना जो है कम से कम 15 से 20 ऑपरेशन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में होते रहते हैं जो सर्जरी के हैं, तो और उसमें लेकिन उसमें बात वही है कि कितने पथरी है तो एक ही सांसें चल रही होती है, जिसको टाइम दे दिया कोई मसला नहीं। हाँ पथरी आगे फंस रही है, ये ज्यादा इमरजेंसी है, वो उससे तो हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वरना तो कहीं गुर्दे में जिस पथरी की जिक्र हो रही है कई की साल चलती रहती है, कोई मतलब उसकी वजह से डेथ तो नहीं होती, प्रॉब्लम तो नहीं होती। तो डॉक्टर साहब लेकिन कई लोगों ने तो ये भी शिकायत की कि वेंटिलेटर की जरूरत थी लेकिन हॉस्पिटल ने वेंटिलेटर उनको नहीं प्रोवाइड किया, तो ये क्या सिचुएशन है? कितने वेंटिलेटर्स हैं पिम्स में? वेंटिलेटर तो हमारे पास है, काफी है, लेकिन बात वो जिसको जरूरत होती है वो करते हैं, प्लस पेशेंट जो है ज्यादा होते हैं। वेंटिलेटर ओवरऑल देखा जाए पूरी दुनिया में कम है। हमारे ये आपके पास तादाद क्या है वेंटिलेटर्स की? हमारे पास 200 से ज्यादा है, और उसके अलावा ये बता रहा हूँ कि हमारा आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू में जो होते हैं, कार्डियक होते हैं, जो दूसरे अस्पताल शिफ्ट होना होता है वो पहले रब्ता करते हैं, उनका नंबर नोट कर लेते हैं, जैसे ही पेशेंट खाली होता है उसके बाद फिर हम उनको वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। रूटीन के मुकाबले रूटीन में भी यानी कि वेंटिलेटर में लोगों को ज्यादा जरूरत होती है, और ये वेंटिलेटर ज्यादा भी आएंगे तो फायदा नहीं, क्यों कि वेंटिलेटर ज्यादा आएंगे तो ज्यादा डॉक्टर। वसीम साहब ये जो 200 वेंटिलेटर्स हैं आपके पास, उसमें से कोरोना वालों के लिए आपने कितने मुख्तस कर दिए कि वो सिर्फ कोरोना के लिए इस्तेमाल होंगे? कोरोना में फिलहाल अभी 2 को जरूरत थी, 2 है उस पर ज्यादा
जरूरत पड़ी तो हम ज्यादा भी उसमें कर देंगे इंशाल्लाह। वेंटिलेटर के ना से कोई डेथ नहीं हुई अभी तक, ना कोरोना की ना किसी और की हमारे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। सर आपसे मजीद भी ज़ाहिर हमने बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू आपसे हो रही है। मुर्तज़ा, ये जो सूरत हाल है मुख्तलिफ अस्पतालों की, वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है सारे, वो तो पूरे पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन जो मरीज़ हैं जिनको एक बीमारियां हैं, जैसे मैंने कुछ जिक्र किया कि कुछ लोगों का डायलिसिस होना होता है, कुछ कार्डियक पेशेंट्स हैं, कोई डायबिटिक हैं, उनको बीमारी है, वो कहाँ जाएं, किस तरह इलाज करवाएं। अगर ये तादाद पेशेंट्स की और ओपीडीज बंद हैं तो लोग फिर क्या करेंगे, कोई बताने वाला नहीं है उनको। जी, मैं डॉक्टर ख्वाजा साहब की बात सुन रहा था। वसीम ख्वाजा साहब हमारे बड़े पुराने प्यारे दोस्त हैं, लेकिन बात वो इस तरह से कर रहे हैं कि शायद यहाँ पे पिम्स में लोग जो हैं वो सैर करने के लिए ओपीडी में आते हैं। इन्होंने जो बात की कि पहले आम हालात में 5 से 10 हज़ार लोग आते हैं और रमज़ान में 1000 लोग आते हैं, तो वैसे ही लोग आ जाते हैं। आपने कौन से वहाँ ऐसे इंतज़ाम पिम्स में बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रखे हैं, या बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आप लोगों को देते हैं, या उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं कि लोग वहाँ आप लोगों से, डॉक्टरों से मिलने वहाँ आ जाते हैं? भाई, जो तकलीफ़ में होता है घर से वही शख्स बाहर निकलता है। गरीब के पास तो किराया नहीं होता हॉस्पिटल जाने का, वो वहाँ पे तो आते ही वो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, वो बड़ी मुश्किल से मेट्रो में किसी से घिसट घुसट के वो वहाँ पहुँचते हैं। और आप ये कह रहे हैं, देखें पूरी दुनिया में 2-3 चीज़ों की स्ट्रेटजीज वज़ा की जाती हैं हमेशा। सबसे अहम बात यह है कि एक तो रैपिड रिस्पांस होता है किसी भी क्लाइमेटी का, ये बहुत बड़ी एक वबा फैली, इसका हमें रैपिड रिस्पांस करने में भी बहुत ज़्यादा हमने देर लगाई, बल्कि अभी तक हम देर लगा रहे हैं। सेकंड होता है कि रिलीफ आपने क्या फराहम किया। रिलीफ की बात करते हैं तो अभी हमने 60-70 हज़ार पूरे पाकिस्तान में टेस्ट किए हुए हैं, या 75 हज़ार टेस्ट किए हैं। उसमें से हमारे पास जो मरीज़ हैं वो 10 हज़ार हमारे पास पॉजिटिव हैं। तो क्या हम टेस्टिंग कैपेसिटी हमने बढ़ाई नहीं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये चैलेंजेस हैं, पूरी दुनिया के लिए चैलेंजेस हैं, हमारे लिए भी चैलेंजेस हैं, बट इन चैलेंजेस को किस तरह से अपॉर्चुनिटी में हम तब्दील कर सकते हैं। वहाँ पब्लिक हेल्थ के लोग नहीं हैं, उस लोगों को व्हाट्सएप पे किसी तरह से वो इसी तरह से अपने अपने कमरे में बैठे हुए होते और वहाँ पे लोगों को ट्रीट कर रहे होते। देखें, वक्त जब इस वक्त जो वक्त की रफ्तार है वो काफ़ी स्लो हुई है, लेकिन आप ये देखें कि मौके बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इन मौक़ों को वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जो वो प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपने आप को ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट कर लिया है, ऐसी ऐसी चीज़ों को वो लेके चल पड़े हैं कि आप लोगों के हाथों से बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी। आपको 2 तरह का एरिया जो है वो सामने रख के बात करनी चाहिए कि एक कोविड-19 प्री और एक पोस्ट, 2 सिनेरियो हैं। अब इसके बाद पूरी दुनिया तब्दील होगी। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी जो पूरी दुनिया इस वक्त इस्तेमाल कर रही है, लोगों को उस तरफ ला रही है। आप ये देखें कि स्टोर्स के ऊपर बहुत सी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ पे टेली मार्केटिंग के ज़रिए से ऑर्डर देने शुरू हो गए हैं, लोग उनके घरों में ऑर्डर्स दे रहे हैं। ग्रॉसरी इस तरह से हो रही है, मेडिसिन इस तरह से जा रही हैं, हॉस्पिटल का काम इस तरफ कन्वर्ट हो गया है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलो गुलाम साहब, ये जो सवाल आपने उठाए हैं इनके जवाब भी वसीम साहब से लेते हैं, लेकिन पहले कहा तो हम जिस सूरत हाल की बात कर रहे थे कि ओपीडीज बंद हैं, लोग परेशान हैं कि कहाँ जाके अपना इलाज करवाएं। जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो उसके बावजूद ओपीडीज खोली क्यों नहीं जा रही हैं? तर्जुमान हैं डॉक्टर वसीम साहब पिम्स हॉस्पिटल के, कुछ सवालात मुर्तज़ा ने उठाए हैं, उनके सवालात के जवाब हम लेंगे। वसीम साहब, हमारे डिप्टी ब्यूरो हेड गुलाम मुर्तज़ा हैं इस्लामाबाद के, जो उन्होंने सवालात उठाए हैं और जो वो सूरत हाल की बात करें, कितनी सहूलतें हैं पिम्स हॉस्पिटल में, जो लोग आते हैं, जो मरीज़ हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सहूलियत पर पहली बार ये करना चाहता हूँ क्लियर कि देखिए 10,000 मरीज आते हैं, उसका मतलब नहीं कि सीरियस होते हैं, बेचारे डर के मारे भी आ जाते हैं, इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन हम तो तनख्वाह में इसी बात की मिलती है, हम तो खिदमत के लिए 24 घंटे वहाँ मौजूद होते हैं, चाहे इमरजेंसी में आए, ओपीडी में आए, लेकिन रमज़ान शरीफ में कम हो जाते हैं। इससे ज़्यादा लगे सीरियस नहीं होते, वो किसी को पेट में दर्द है, कि सर में दर्द, समझते पता नहीं हमें ये ना हो गया वो ना हो गया, और टेस्टों में कुछ ही निकलता। लेकिन तसल्ली उनकी होती है, ये नहीं कि वो ऐसे ही आ रहे हैं तो उससे हेल्दी लग रहे हैं तो हम कहेंगे नहीं आप हेल्दी हैं, जाए हम टेस्ट नहीं कराएंगे। जिनको उनका हालत देख के एग्जामिन करके जो भी टेस्ट होते हैं वो हम उनके कराते हैं और फ्री टेस्ट होते हैं। और अभी भी जितना मैंने पहले कहा है कि इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आता है वो रियल इमरजेंसी बहुत कम आती है। रियल ओपीडी के जो पेशेंट है, कोई कार्डियक के हैं, किसी को गुर्दे की तकलीफ है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को उल्टी हो रही है। सर ये तो आप रूटीन की बात कर रहे हैं, अभी आप रमजानों में ओपीडीज ओपन होंगी या नहीं होंगी?
ये सारी उसमें जो है ना डायरेक्टर और सारे जो दूसरे हैं डॉक्टर सारे मिलके वो उसके मुताबिक सारा फैसला करेंगे। बहुत जल्दी वो भी सामने आ जाएगा। और अभी भी हर तरह के पेशेंट, हर तरह की ओपीडी इमरजेंसी में आ सकते हैं। वहाँ पे हमने अलग डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद है जो कि उनको ओपीडी बेस पे चेक कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये नहीं कहते कि हमने नेग्लिजेंस की हुई है, बिल्कुल ठीक है, वो हम सारे फॉलो कर रहे हैं और मरीजों को। तो वसीम साहब, जिस स्ट्रेटेजी का आप जिक्र कर रहे थे कि ओपीडीज के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, 1 माह हो गया लॉकडाउन को, अगर 10,000 के हिसाब से भी लगाया जाए तो ये 3 लाख मरीज अब तक इलाज से महरूम हो गए। आपको नहीं लगता ये स्ट्रेटेजी लॉकडाउन से पहले बननी चाहिए थी? 1 माह पहले इसका फैसला होना चाहिए था कि किस तरह से ओपीडी काम करेगी, किस तरह से कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा? कोई नहीं, ये कोरोना वायरस के लिए तो ये इसलिए हो रहा है कि कोरोना वायरस ना फैले। मरीज जो थे 10,000 भी आते थे, उनमें सीरियस जो ना होने के बराबर होते थे वो रूटीन के होते थे, उसमें इतना सीरियस वाला मसला नहीं है। ट्रीटमेंट वो भी कर रहे हैं और हमने उनको हेल्पलाइन भी दी हुई है, कोई उन्होंने पूछना है और वो फोन पे पूछ सकते हैं 0304112101, उससे बिल्कुल वो रब्ता करके पूछ सकते हैं कि क्या करना है, किस वक्त आना है, किधर आना है, वो भी हम बता देते हैं। ओपीडी बेस पे हमने सबको देख रहे हैं अभी भी इमरजेंसी में। बाकी जो है वो डॉक्टर से पूरा फैसला होता है, सारे बैठते हैं, मीटिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग होती है, मिनिस्ट्री उसके बाद सारा जब भी उन्होंने खोलना है वो बता देंगे। रमजान शरीफ में वैसे ही पेशेंट ऑलरेडी। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कितने हो रहे हैं रूटीन से हटके? रूटीन में कितने होते थे और आजकल की सूरत हाल में कितने हो रहे हैं? रूटीन में तो पता ना हर फील्ड में 20-25 होते हैं, अभी भी जो है ना 7-8 लाजमी होते हैं और ज्यादा भी हो जाते हैं, कभी 10 भी हो जाते हैं, कभी 20 भी हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट सीरियस कितने हैं। जो सीरियस होते हैं इमरजेंसी में आते हैं, चाहे जहाँ से मर्जी आए, या पहले आए हैं या नहीं आए हैं, उनका प्रॉपर इलाज मुफ्त हो रहा है। हर तरह का ऑपरेशन, दाखिला ICU में और सारे वार्ड में दाखिले के लिए जिनको कर रहे हैं। और वार्ड में दाखिले हमारे बेड्स भी बहुत खाली है, लोग ज्यादा आ नहीं रहे, इसलिए वो बेड्स भी खाली है। हालांकि वो जब मर्जी आ जाए, बेड्स हम खाली के इमरजेंसी में आए, उनको जरूरत पड़ेगी तो हम उनको OPD बेस से हम वहाँ पे दाखिल कर लेते हैं। चलिए वसीम साहब, साथ ही रहेगा जरा आपसे मजीद भी बात करते हैं। बाबर साहब, ये जो तमाम हकाइक इस वक्त बयान कर रहे हैं ख्वाजा वसीम साहब, आप इत्मीनान बख्श हैं ये तमाम बातें? आप मुतमईन हो गए इन बातों से? अरबाब, पंजाब में लाहौर के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर कागज़ों में तो गवर्नमेंट ने OPDs को बैन नहीं किया, OPDs खुली हुई हैं, लेकिन अगर आप OPDs में जाएं, अगर पेशेंट जाएं तो वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट ऐसा सच नहीं हो रही। YDA जो है वो स्ट्राइक पर है। ख़ास तौर पर जब PIC में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के 22 लोगों में कोरोना पॉजिटिव आया, इसी तरह निश्चित हॉस्पिटल के 23 लोगों में कोरोना पॉजिटिव आया, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि सिर्फ कोरोना से रिलेटेड जो वार्ड्स हैं वहाँ पर हिफाजती सूट दिए जाएंगे, इसके अलावा किसी और को हिफाजती सूट नहीं दिए जाएंगे। OPDs में डॉक्टर्स को हिफाजती सूट नहीं दिए गए, इमरजेंसीज में डॉक्टर्स को हिफाजती सूट नहीं दिए गए, जिसकी वजह से डॉक्टर्स हेजिटेंट हैं, वो पेशेंट्स को नहीं देख रहे, उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे। और जो पेशेंट्स जाते हैं, मियो हॉस्पिटल जो पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर एवरेज 11 से 12,000 बंदे डेली वहाँ पर OPDs में जाते थे। लेकिन अब वहाँ पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि पेशेंट तो वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं होते और अल्टीमेटली पेशेंट को वापस चला जाना पड़ता है। तो ये हालात पंजाब के तकरीबन तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में है। PIC जो है तो आप देखें कि उसको अल्टीमेटली ऑपरेशन थिएटर्स को बंद करना पड़ा, एमरजेंसीज को लिमिटेड करना पड़ा। तो बाकी हॉस्पिटल के भी यही हालात हैं। डॉक्टर जो हैं वो विलिंग नहीं है, हेजिटेंट हैं कि जब तक उनको पूरे मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाएंगे उस वक्त तक वो पेशेंट्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि जो केसेस आए हैं डॉक्टर्स के बाद, उसके बाद एक खौफ की अलामत तो है डॉक्टर्स के अंदर। तो वही बात डोगर साहब कि क्या किया जाए, वो जो स्ट्रेटेजी की बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, 1 माह हो गया है लॉकडाउन को, लेकिन हमने देखा कि स्ट्रेटेजी कोई नज़र नहीं आती, ना हुकूमत की नज़र आती है, ना अस्पतालों की नज़र आती है। लोगों को क्या कसूर है, वो तो रुल गए इस सूरत हाल में। बिल्कुल सुमैया, आप सही बात कर रही हैं कि लोग परेशान हैं, लोग रुल गए हैं। उसकी वजह यह है कि ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वो भी बंद हैं। फ़िलहाल एमरजेंसीज़ में जो एमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं उनके तो ऑपरेशन जो एमरजेंसी में आते हैं उनके तो किए जा रहे हैं, लेकिन रूटीन के ऑपरेशन थिएटर्स बंद हैं। OPDs जो हैं वो मेरा ख्याल है कि उस तरह से ऑपरेशनल नहीं है जिस तरह से वो माजी में ऑपरेशनल होती थी। डॉक्टर जो है वो वहाँ पर बैठ कर बग़ैर हिफाजती सूट के पेशेंट्स को देखने में नहीं देख रहे, उस पर वो
रजामंद नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में पेशेंट जो हैं बेचारे जिनके ऑपरेशन जो थे वो पेंडिंग थे वो परेशान हैं, डायलिसिस के पेशेंट परेशान हैं, और जो सारा गवर्नमेंट का फोकस है, जो अस्पतालों का फोकस है वो सिर्फ कोरोना पेशेंट्स की तरफ है। कोरोना पेशेंट की तरफ सारे रिसोर्स जो हैं वो डाइवर्ट किए जा रहे हैं, बाकी तमाम सर्विसेज जो हॉस्पिटल में हैं वो बंद हैं। तो इससे आम पेशेंट जो है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है, निगलेक्ट हो रहा है और लोग परेशान हैं, लोगों को लंबी लंबी डेटें दी जा रही हैं और वाकई जो आम पेशेंट है उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब आपका भी, गुलाम मुर्तज़ा आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वसीम साहब हमारे थे दर्जमान पिम्स हॉस्पिटल आपका ही बहुत शुक्रिया। ये जो सूरत हाल है अब यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई स्ट्रेटजी बन जाए ताकि लोग परेशानी से बच सकें। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।